हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे एवं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, बॉन्ड लेंथ। देखिए, मैं बॉन्ड लेंथ में आपकी जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का बात करूँगा, ठीक है। ओपन में मैं छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊँगा और लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊँगा जो कंपटीशन लेवल में आते हैं। देखो, ये स्पष्ट है कि कोई भी टॉपिक हो तो बहुत जो सिंपल चीज़ें होती हैं, एक तो वो कंपटीशन लेवल में कम आती हैं और अगर आ भी गई तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट से बन जाती हैं, इसलिए वो कभी तुम्हें अच्छी रैंक नहीं दिला सकती हैं। अच्छी रैंक पाने के लिए आपको टिपिकल क्वेश्चन, एक रेयर टाइप का क्वेश्चन ही आपसे बनना चाहिए। जैसे आपने बॉन्ड लेंथ में पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आएगा। मैं भी आपको वहीं से स्टार्ट करूंगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगी, लेकिन लास्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। जैसे बॉन्ड लेंथ हमारी, ये दोनों नाइट्रोजन के बीच की ये L1 है, ये दोनों नाइट्रोजन के बीच की L2 है, ये दोनों नाइट्रोजन के बीच की L3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ सही क्रम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये L1 इज ग्रेटर देन L3 इज ग्रेटर देन L2। ये 3 है, तो ये क्यों है इसका रीजन भी बताऊंगा। अगर बॉन्ड लेंथ आप फी बॉन्ड Br की ले रही है, इधर इसकी बॉन्ड लेंथ सपोज दैट L1 है, इसकी बॉन्ड लेंथ सपोज दैट L2 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, L2 इज ग्रेटर देन L1। तो ये क्यों आएगा, ये रीजन भी मैं बताऊंगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आपकी रेयर क्वेश्चन होते हैं, जब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपकी रैंक बढ़ जाती है, यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो। और चीजें भी बताऊंगा, जैसे आपका इधर से मैं स्टार्ट करूंगा। आप सब देखिए, अगर आप जो है केवल छोटी छोटी चीज समझना चाहते हैं तो एक मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके भी क्लियर कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे तुमने एक कंसेप्ट इधर समझ लिया, अब इसको छोड़ करके आप चलेंगे, फिर दूसरा कंसेप्ट जब तक आता है तो पुराना कंसेप्ट भूल जाता है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है किसी भी हेडिंग को उठाओ तो जीरो से लेकर के उसको हाई लेवल तक दो, ठीक है। जैसे आपका ये सपोज दैट ये एक बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ मान लो मैंने L1 दे दी, फिर मैंने कह दिया कि ये बॉन्ड L2 कह दिया मैंने, फिर मेरा एक बॉन्ड ये आया सपोज दैट ये L3 आ गया। तो बताइए इसमें इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो सही इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन सब मुझे करवानी पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे ज्यादा तो होगा तुम्हारा L2, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद होगा तुम्हारा सॉरी ये L3 लिखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा L2, फिर होगा तुम्हारा L3 और सबसे छोटी बंध लंबाई होगी L1 की। तो ये क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये क्वेश्चन अब लीजिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि बॉन्ड लेंथ आखिर है क्या, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ। जैसे दो एटम ये हैं, सपोज दैट ये दो एटम है, ये एटम मान लो A1 है और ये एटम A2 है, ठीक है ना। अब इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। जब ये स्टेबल बॉन्ड बना लेंगे, स्टेबल बॉन्ड बना लेंगे, इनके बीच की दूरी जितनी होगी यही तुम्हारी बॉन्ड लेंथ है, इसको हम कहेंगे बंध लंबाई, ठीक है। यही तुम्हारी बंध लंबाई है। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी बॉन्ड से बॉन्डेड दो एटम के नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं बंध लंबाई, ठीक है। ये बंध लंबाई होगी। अब आपकी हेडिंग लगती है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहली हेडिंग ये आती है, देखिए बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। फर्स्ट, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द बॉन्ड। सबसे पहला तो हमारा ये फैक्टर है, अगर दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड्स बने हैं उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे घटती जाएगी। अदर फैक्टर भी बताएंगे हम, ठीक है ना। ये आपका ये मेजर फैक्टर इधर रहेगा। अब जैसे दूसरा फैक्टर ये आता है, कैसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। अर्थात बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ शर्तें होती हैं, देखिएगा जरा ये कहाँ लागू होगा, जब अदर फैक्टर का ना कर रहे हो, ठीक है। अदर फैक्टर देखिए कैसे, जैसे हम इधर देखेंगे हमारा ये C सिंगल बॉन्ड C, ये बंध लंबाई होगी हमारी A। फिर है हमारा C डबल बॉन्ड C, ये बंध लंबाई होगी हमारी B। फिर हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बंध लंबाई होगी हमारी B डैश, सपोज दैट, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसका अगर सही सीक्वेंस हमें बनाना है, कार्बन टू कार्बन की बंध लंबाई का सही सीक्वेंस बनाना है, तो हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देखो जरा, इधर बॉन्ड ऑर्डर अगर गौर करो तो ये 1 है, इधर कितना 2 है, इधर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा है A, फिर क्या है B, फिर क्या है B डैश, यानी B डैश सबसे छोटी है। तो ये एक वैसे कहे तो मेमोरी पॉइंट होगा, लेकिन क्यों है B डैश सबसे छोटी, ये पॉइंट हमको समझने वाला है। तो क्यों है, क्योंकि अभी बताया था ना कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोनों एटम्स के बीच जो बॉन्ड बने हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बंध की लंबाई घटेगी। वाई, क्यों घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, तो दोनों एटम की न्यूक्लियस पास पास आएंगे, अर्थात बीच की दूरी घटेगी, अर्थात बॉन्ड लंबाई घट जाएगी। तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन इस नाभिक को ये खींच रहा है और इस तरफ के नाभिक को खींच रहा है, तो ये मिनिमाइज अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। इधर देखिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 into Q2 बटे r²। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा इधर बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स का आवेश है तो अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा, तो और ये नजदीक आएंगे, अर्थात इनकी बीच की दूरी घटेगी, बंध लंबाई घटेगी। इधर हमारे कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और तेजी से लगेगा और हमारी बंध लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन सभी को ऐसा समझ में आ जाए यह एक मात्र कल्पना है, क्योंकि आज की स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, ठीक है। खैर आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आपको समझ में आ जाता है, ये बात आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो देखें, अच्छा दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब और क्या क्या है देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया है आपका। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/, डबल बॉन्डेड करेक्टर। जैसे जैसे डबल बॉन्डेड करेक्टर घटेगा वैसे वैसे बंध लंबाई बढ़ेगी। और किस पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/, डबल बॉन्डेड करेक्टर।
अर्थात डबल बॉन्डेड कैरेक्टर अगर इस पर बढ़ेगा तो हमारी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बंध लंबाई हमारी घट जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी बोला था ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ये है आपका, इसकी बंध लंबाई कितनी है, ए है, और इसकी बंध लंबाई हमने सपोज दैट बी मान ली, और इसकी बंध लंबाई हमने सी मान ली। तो अब वही सीक्वेंस कैसे आएगा, देखो अब डबल बॉन्डेड कैरेक्टर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बताया था। देखो इधर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन लग रहा होगा इन दोनों परमाणुओं पर, तो कम लगेगा। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी हुई, ए की, ठीक है। अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लगा, तो ये सबसे कम बंध लंबाई किसकी होगी, बी की, ठीक है ना। अब देखो ये कहां जाएगा, ये सी वाला, तो देखना इधर ये ना तो सिंगल है और ना ही डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस कार्य करने लगेगा इस टाइप का, तो इसका जो हाइब्रिड रेजोनेंस होगा वो ऐसे कुछ बन जाएगा आपका, ऐसे, अर्थात इसमें पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ गया। जब पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ गया तो इससे तो इसकी बंध लंबाई ज्यादा रहेगी लेकिन इससे कम रहेगी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सी है। ये होगा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम। क्लियर होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, शायद बिल्कुल वही क्वेश्चन है, देखना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बोला था, ये इसकी लंबाई हमने मान ली ए, और ये एक क्वेश्चन कर दिया था हमने इस टाइप से, ये कर दिया था बी, फिर एक क्वेश्चन ऐसे कर दिया था अपन ने इस टाइप से, ये क्वेश्चन कर दिया था सी। तो बिल्कुल वही चीज है कि नहीं है। देखो ये बिल्कुल इन दोनों एटम के बीच कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कम अट्रैक्शन इसमें लग रहा है, तो ये की बंध लंबाई सबसे ज्यादा है। ये 100% आपका क्या है, पूरा पूरा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसकी बंध लंबाई सबसे कम होगी। अब इसमें रेजोनेंस हो गया होगा इस टाइप से, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये यही सीक्वेंस आपका बन जाएगा, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम, ठीक है। तो ये आपकी बॉन्ड लेंथ की क्रम है। अच्छा, अब और किस किस बात पर डिपेंड करता है, और भी बताएं थोड़ा सा, ठीक है ना। आपने बेंट रूल यदि नहीं पढ़ा है तो अब जो फैक्टर आ रहे हैं उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए आपको बेंट रूल पढ़ना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन का आंसर उसी पर डिपेंड करता है। देखो साइड एटम पर भी बहुत डिपेंड करता है, जैसे मैं ये क्वेश्चन कर दूं आपका F और ये कर दूं मैं सपोज दैट जैसे CH2F2 है, तो ये F है और ये तुम्हारा H है और ये H है, ये बंध लंबाई तुम्हारी L1 है, सपोज दैट L1 है, तो ये बंध लंबाई L2 है। तो कौन ज्यादा होगी कौन कम होगी, तो बेंट रूल कहता है, ठीक है, इसमें अगर हम कंपेयर करना चाहें तो कौन ज्यादा होगी कौन कम होगी, ठीक है। तो अब देखने में तो आपको अगर विद्युत ऋणात्मकता वाला फैक्टर लगाओगे तुम, स्टूडेंट तुरंत विद्युत ऋणात्मकता वाले फैक्टर में जुट पड़ता है, तो विद्युत ऋणात्मकता वाला अगर फैक्टर लगाओगे तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा है, तो हमें होना तो चाहिए L2 इज लेसर देन L1, लेकिन वास्तव में देखना जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो गलत कर देगा, और सही आंसर इसका क्या आएगा, L2 इज ग्रेटर देन L1। अरे ये क्या है, ये जो बंध लंबाई का सही सीक्वेंस है वो हमारा होता है बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P कैरेक्टर, और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S कैरेक्टर। जिस बंध में S कैरेक्टर ज्यादा होगा
वो बंध फैलता है तो चौड़ा होता जाता है, उस लंबाई उसकी कम हो जाती है। जिस बंध में पी करेक्टर होता है तो वो बंध इस लंबा होता है और एस करेक्टर फैलता है ज्यादा, ठीक है ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में एस करेक्टर और पी करेक्टर से आंसर निकालते हैं। अच्छा, बेंट ने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां जिस सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस बंध से जुड़ेगा वहां निश्चित ही पी करेक्टर ज्यादा होगा। तो पी करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा वहां पी करेक्टर ज्यादा होगा, और जहां अगर इसमें पी करेक्टर ज्यादा होगा तो फिर दूसरे बंधों में एस करेक्टर कम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ जरा, इधर क्या है, पी करेक्टर ज्यादा है। अगर इधर पी करेक्टर ज्यादा है तो इधर क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे संकरण है sp3, कितना है, sp3 संकरण है, तो एस करेक्टर कितना है, एस करेक्टर है इसमें 25% और पी करेक्टर कितना है, पी 75% है, ठीक है ना। तो अब प्रत्येक बॉन्ड में एस करेक्टर भी होता है और पी करेक्टर भी होता है। तो अगर इधर पी करेक्टर ज्यादा आ गया तो इसका एस करेक्टर घट गया और इधर एस करेक्टर बढ़ गया। तो जहां पर एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी बंध लंबाई कम होगी। और ये चीज याद कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। अगर एस करेक्टर को पकड़ के चलो तो एस करेक्टर ज्यादा तो बंध लंबाई छोटी, या पी करेक्टर को लेकर के चलोगे तो पी करेक्टर ज्यादा तो बंध लंबाई भी ज्यादा। तो अब हम देखेंगे इधर पी करेक्टर ज्यादा है कि नहीं है। क्यों है? क्योंकि बेंट ने कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहीं जाएगा जहां पर पी करेक्टर ज्यादा होगा, तो इसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी क्योंकि इधर पी करेक्टर ज्यादा है। सो L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। अच्छा, अब इसी टाइप से अदर भी कई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो, अभी हम बनाते हैं, अभी हमने एक दिया भी था, उसी क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। जैसे ये N है और ये सिंगल बॉन्ड N है। अब इधर जुड़ा है तुम्हारा H और H, इधर जुड़ा है तुम्हारा H और H, ठीक है। अच्छा, अब इधर कौन करेक्टर ज्यादा होगा, S ज्यादा होगा, S मैक्स होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, S मैक्स होगा, इधर भी S क्या होगा, मैक्स होगा, इधर भी S क्या होगा, मैक्स होगा। तो निश्चित ही इधर क्या हो जाएगा, P मैक्स हो जाएगा, P करेक्टर मैक्स होगा। अब दूसरा अगर क्वेश्चन ये है तुम्हारा, ये इस टाइप से, ये Cl है, ये F है, सपोज दैट ये F लगा दिया हमने और इधर लगा दिया हमने क्या, F, इधर लगा दिया हमने F, ठीक है ना। अब इधर देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, तो इधर होगा P मैक्स, P करेक्टर ज्यादा होगा, इधर क्या होगा, P मैक्स, इधर होगा P करेक्टर ज्यादा, इधर भी होगा P करेक्टर ज्यादा। जब P करेक्टर इनमें ज्यादा है तो टोटल संकरण तो तुम्हारा sp2 है। अब sp2 है तो S और P का गुणनफल एक नियत राशि है। तो P करेक्टर अगर इधर ज्यादा है तो इधर S करेक्टर कम होगा लेकिन इधर S करेक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, जहां S करेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड फैल जाएगा, चौड़ा नहीं होगा, सॉरी फैल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, यानी लंबा नहीं होगा। तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, लंबे होंगे ये वाली, और ये बॉन्ड कैसा होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं इसमें देख लूं, इसकी बंध लंबाई में मान लूं L1 और ये बंध लंबाई मान लूं L2, तो हमें पता है कि देखो यहाँ S करेक्टर ज्यादा, जहां P मैक्स होगा तो वो लंबाई कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो L1 इज ग्रेटर देन L2, ठीक है ना। अब अगर तुम्हारा क्लोरीन एटम लगा होता तो क्लोरीन एटम वाले का इससे प्रभाव हम क्लियर कर लेते, तो हमारा L1 और L2 L3 में सही संबंध निश्चित आ जाएगा, ये आप देख लेना। अगर इधर जैसे क्लोरीन लग जाएगा, इधर क्लोरीन लग जाएगा, तो फ्लोरीन की तुलना में P करेक्टर उसमें कमजोर हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो वो तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये एटम हमने देखे, ये इनऑर्गेनिक में ज्यादातर चलती है केस, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है। अगर इसकी लंबाई R1 है और इसकी लंबाई R2 है, ये न्यूक्लियस की, तो एक्चुअली में जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्टेबल है, तो वास्तव में R1 प्लस R2 का ये योग होती है।
तो इन पे डिपेंड करना है, साइज पर भी डिपेंड करेगा। जैसे हमारा H बॉन्ड F है, ये हमारी L1 होगी, और जी H बॉन्ड हमारा I है, ये L2 है। तो निश्चित ही हमारा क्या होगा, ऐसी कंडीशन में L2 इज ग्रेटर देन L1। क्यों ऐसा होगा? क्यों इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, बट अंतर किस बात का है? देखिए अंतर ये है कि जी H है तो जी F है, ठीक है ना, तो HF हो गया। और दूसरे में ये तो H है, लेकिन जो दूसरा एटम है वो I है, उसका आकार इतना बड़ा है। तो तुम बताओ जरा, ये R1 है कि R2 है, तो दोनों के योग में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए I का आकार बड़ा है ना, तो इसलिए L2 का मान होगा L1 से ज्यादा। तो आई होप आपको अब बॉन्ड लंबाई बिल्कुल पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जो आपकी यूनिट 4 क्लास 11 में ओपनिंग हुई थी, वो धीरे धीरे बिल्कुल फिनिश हो गई है। मैं आपको कल या परसों तक इसकी एक्सरसाइज का वीडियो भी दे दूंगा। एक्सरसाइज में मैंने प्रयास किया है कि आपको 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन इकट्ठे बताने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को 1-1, 2-2 क्वेश्चन पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन आप उस रूटीन को छूट जाते हैं। जो कंसेप्ट आपने लिया है वो छूट जाता है, फिर वही कंसेप्ट पता चला चौथे क्वेश्चन में भी लगना है। तो इसलिए मैंने 10-10 क्वेश्चन एक शिफ्ट में रखे, एक लेक्चर में रखे हैं। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज NCERT पैटर्न के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके परसों या कल की वीडियो में मैं दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।